नेक्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र। तो यदि हम माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो तरंग गति होती है उसमें ऊर्जा का संचरण होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक शांत तालाब है और शांत तालाब में हम यहाँ पत्थर एक फेंकें तो पत्थर फेंकने से जहाँ पर पत्थर लगता है वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये हलचल जो है आसपास के एरिया में पहुँचती है, फिर और आसपास के एरिया में पहुँचती है, फिर और आसपास के एरिया में पहुँचती है। हलचल मतलब विक्षोभ, फिर और पहुँचती है। तो इस तरीके से जो पत्थर मारने से विक्षोभ, कंपन, हलचल उत्पन्न होती है वो पूरे तालाब में फैल जाती है। और यहाँ पर अब चल रही हैं तरंगे। जब तरंगे चलती हैं, जैसे यहाँ के जो जल के अणु हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहीं पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जब कंपन करते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इनका आयाम बढ़ जाता है। ये अपनी एनर्जी साथ वाले अणुओं को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो साथ वाले अणु भी क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। फिर ये साथ वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी कंपन करना शुरू कर देते हैं। ये और साथ वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी कंपन करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से तरंग गति में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पर अलग अलग कणों की कंपनों की जो कलाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ समान दूरी पर कणों की जो कंपन की कलाएं हैं वो समान होती हैं। ये देखिए, जैसे अगर एक ग्राफ मैं बनाऊं और यहाँ पर तरंग की गति को प्रदर्शित करूं, इस तरीके से अगर कोई तरंग का ग्राफ बनाया जाए तो हम एक पॉइंट ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें। तो अगर मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करूं, ए की और बी की, तो ये दोनों जो कण हैं ये विपरीत कलाओं में हैं। और एक ही यहाँ पर मैं कण ले लूँ सी, तो ये दोनों जो कण हैं ये समान कलाओं में हैं। तो किसी स्रोत में समान दूरी पर स्थित कणों की कलाएं समान होती हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो एक समान दूरी पर कणों की कलाएं समान होंगी। तो किसी क्षण समान कला वाले माध्यम के कणों के रेखा पथ को तरंगाग्र कहते हैं। अब अलग अलग स्रोत से जैसे जैसे तरंगे निकलती हैं वैसे वैसे उनके तरंगाग्र की आकृति होती है। अगर स्रोत की आकृति बिंदु है, एक बिंदु से जैसे निकल रहा है, तरंग निकल रही है, तो तरंगाग्र जो है वो गोलीय होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पत्थर पड़ा तो जो विक्षोभ हो गया वो गोलीय हो गया, ये हो गया तरंगाग्र। इसी तरीके से अगर स्रोत रेखीय हो, रेखीय मतलब ऐसा हो, तो जो उनसे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो बेलनाकार उत्पन्न होगा। इस तरीके से अगर स्रोत समतल है, सपाट है, तो उनसे जो तरंगाग्र की आकृति होगी वो भी समतल ही होगी। और अगर कोई बहुत दूर स्थित है स्रोत, बिंदु स्रोत है या रेखीय स्रोत है, तो उससे पहले तो गोलीय तरंगाग्र होगा और आगे बढ़ने पर वो समतल होता चला जाता है। तो ये है तरंगाग्र। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन द्वितीयक तरंगाओं के जो सिद्धांत से ही हम आगे की जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें हाइगेन्स ने 1678 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंपन करने के लिए अणु अपनी जगह से नहीं हिलते, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं।
यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है, और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि हमने पत्थर मारा सेंटर में, उसके आसपास की जो तरंगिकाएं थी उन्होंने आगे वाली तरंगों को एनर्जी ट्रांसफ़र करी, तो वो आगे वाली जो तरंगे थी वो भी अब नए सोर्स का कार्य करेंगी, वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करेंगी। इस डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पर S ये स्रोत है, बिंदु स्रोत, यहाँ से निकली तरंगिकाएं ये AB, इसमें कुछ सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 5। अब ये जो अलग अलग सर्कल्स हैं ये अलग फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करते हैं और इनसे और तरंगें निकलती हैं। तो ये देखिए कि मैंने आपको जैसे बताया था कि बिंदु स्रोत होता है तो उससे जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो तरंगाग्र समतल होता जाता है। लास्ट पॉइंट, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें तो एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जैसे ये यहाँ पर हमने इनको स्पर्श करते हुए गोले खींचे तो ये जो है ये इसकी नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। पहले AB था, AB से हो गया A' B'। वैसे तो इन गोलों को पीछे भी एक गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पीछे भी एक तरंगाग्र बना A'' B'', पर जो हाइगेन्स का सिद्धांत है वो पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ आगे वालों को स्वीकार करता है। तो ये है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की व्याख्या की जाएगी।